हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबने देखा होगा किस तरीके से टेंशंस जो हैं वो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इश्यूज जानेंगे कि आखिर ये डिप्लोमेटिक टेंशंस जो हैं वो किस तरीके से प्रोसीड हो रहे हैं और इनके पीछे की वजह क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट जो है एक्चुअली वो खालिस्तान मूवमेंट क्या है उसको भी हम देखेंगे। सेकंड स्टेप में ये जो इश्यूज हैं, ये जो टेंशंस हैं, इनके वजह से क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया के जो रिलेशंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसको भी हम देखेंगे। क्या वो इम्पैक्ट होंगे, क्या जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं यूरोप के साथ क्या वो इम्पैक्ट होंगे, और थर्ड की वे फॉरवर्ड क्या है। प्रीलिम्स के लिए भी कुछ स्पेशल यहाँ पर है तो वो भी आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है जो आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस के साथ, जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सबसे पहले तो हम मैप में आपको दिखाते हैं कि भारत और कनाडा कहाँ लाई करते हैं। तो ये आप मैप देखिए, सबसे पहले इंडिया को, ये हमारा प्यारा देश, और यहाँ से जब आप कंप्लीटली वेस्ट के तरफ में जाते हो तो यहाँ पर आप अटलांटिक ओशन को पास करके आप यहाँ पे कनाडा के पास में पहुंचते हो। ज्योग्राफिकली अगर आपको बताएं, रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो कनाडा ही आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का केस में 7वें नंबर पे आता है। कनाडा नेटो का भी मेंबर है, ठीक है, तो डेवलप्ड इकोनॉमी है। साथ ही साथ भारत देखोगे आप तो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये बेसिक बातें हैं दोनों ही नेशंस के बीच में। यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ इंडियन ओशन भारत की तरफ में। ये ज्योग्राफी रहा। अब आगे अगर हम चले तो आगे हम देखते हैं कि इशू क्या है, मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये केस जो है ये काफी पेचीदा होता जा रहा है हरदीप सिंह निज्जर का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ ये समझना कि कनाडा जो एलिगेशंस लगातार लगा रहा है, बेसलेस एलिगेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कनाडा ने 2023 में, सितंबर 2023 में अगर हम लोग देखेंगे तो जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के जो 6 डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में पोस्टेड रहे हैं, जिनको भारत ने वापस बुला लिया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि भारत ने अपने जो भी वहां डिप्लोमेट्स थे उनको वापस कनाडा से भारत बुला लिया है। और साथ ही साथ में जो कनाडा के थे, यानी कि भारत के तो हाई कमिश्नर्स होते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के वजह से, और कनाडा में जो डिप्लोमेट्स, मतलब कनाडा के जो डिप्लोमेट्स भारत में थे, उनको भी भारत ने एक्सपेल कर दिया, हटा दिया है। और ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रेंज लेवल पे ऐसा होता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आप सोचो कि दुश्मनी कितना बढ़ चुका है कि इंडिया और कनाडा के साथ में भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। नौ 2023 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि जो 6 डिप्लोमेट्स भारत के रहे हैं, जिनको वो पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट भी बता रहे हैं, उनका लिंकेज है हरदीप सिंह निज्जर। अब ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन? तो जिनको नहीं पता है, सबसे पहला बात तो ये है कि ये एक कैनेडियन सिटीजनशिप, बेसिकली इनके पास में ये कैनेडियन एक्टिविस्ट भी रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ये प्रो खालिस्तान मुद्दे को सपोर्ट करते आए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये प्रो खालिस्तान के सपोर्टर रहे हैं। और इनकी जब डेथ हुई, अब उन्होंने ये भी कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो गैंग है भारत में, वो इनके पीछे, मतलब इनकी हत्या के पीछे की वजह है। और इसके ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है। अभी हाल ही में आप देखोगे तो ईस्ट एशिया समिट हुआ लाओस में, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के ट्रूडो भी मिलते हैं। कनाडा वहां वन इंडिया की भी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं आप देखोगे तो डबल स्टैंडर्ड्स ये सेट करते हैं कनाडा वाले कि भाई यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली सोलली रिस्पॉन्सिबल है। और इसको लेकर के 5 आईज जो नेशंस हैं, जहाँ पे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है, उन्होंने भी प्रेशर बनाना भारत के ऊपर चालू कर दिया है। इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये इशू है, ठीक है। इसी के साथ साथ में अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वीजा सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करा है कि जो भी कनाडा जाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देख लें। इसी के साथ साथ में बहुत हाई चांसेस है कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जो कैनेडियन को दिया जाता है, ये ओसीआई को, बेसिकली अगर हम इसके बारे में देखें तो इनको बार बार जो एंट्री एग्जिट करना पड़ता है वीजा के साथ, तो वो मल्टीपल लाइफ लॉन्ग के लिए मिल जाता है और कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है रेस्ट्रिक्ट हो जाए। ट्रेड के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रेड में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो ट्रेड भी खतरे में नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ में भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, तो वो भी हॉल्ट हो चुका है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं। और दूसरी बात हम आप लोगों को ये बता दें कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि हमारे देश के जो 40% स्टूडेंट्स हैं
ये 40% स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाते हैं पढ़ने, उसमें से ये 40% स्टूडेंट्स कनाडा ही जाते हैं, तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या? तो ये भी एक पॉइंट रेस किया गया है। तो लगातार ये सारे इश्यूज जो है वो निकल करके आए हैं, डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं। खैर नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में फिर हम यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली हम पहले रिश्तों को समझते हैं कि क्या सच में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं 1947 पे। अब 1947 भारत देश आजाद होता है, जब माउंटबेटन प्लान के बाद में जब पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो आजादी के बाद में इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो स्ट्रेंथन करे जाते हैं। तो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उसको सेट करा जाता है। ये साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज ये आपके आईआर के लिए ये हमने सीरीज चालू करा है, तो यूट्यूब पे आप जुड़े रहिएगा, आपका कंप्लीट आईआर भी कवर होगा। तो 1947 में डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं इंडिया और कनाडा के बीच। फिर हम आते हैं 1956 पे। नाउ कनाडा बहुत चुनिंदा देशों में से एक रहा है जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर फील्ड में मदद करा है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने मतलब एड देना चालू करा न्यूक्लियर फील्ड में। और ये रिश्ते थोड़ा इंप्रूव होते ही हैं कि 1974 का वो दौर आता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इस समय भारत जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, स्माइलिंग बुद्धा, यहाँ पे पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा जाता है और इंडिया सक्सेसफुली वो पहला स्टेज कर पाता है और उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से रखा जाता है। कनाडा को इस चीज का कनाडा ने तुरंत क्रिटिसिज्म करा और ये कनाडा साफ तौर पर रिलेशंस को डिटोरिएट करने के लिए करा, यानी यहाँ से रिश्ते जो है वो थोड़े से खटपिट होने चालू हो गए थे। तो ये तो हमारा अभी तक का टाइमलाइन रहा है, जहां 1947 से हमने डिप्लोमेटिक टाइज से 1974 तक का देखा है। नाउ अब हम आगे की ओर चले जब, तो आगे अब हम आगे नेक्स्ट कवर करते हैं, जिसमें बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अब 1974 के बाद क्या, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो आगे किस तरीके से चलते हैं, क्या वहां से फिर खराब हो गए, तो फिर से अब ट्रेंड आ रहा है, फिर अब रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अब हम आते हैं सीधा साल 2010 में। अब ये 2010 जो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हम 2015 की भी बात करेंगे, यहाँ हम 2022 की बात करेंगे और यहाँ फिर 2023 ऑनवर्ड्स की हम बात करेंगे कि अभी तक जो है वो अब किस हिसाब से ट्रेंड रहा है। तो साल 2010 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भारत को पहला अपना जो रिएक्टर है बेसिकली साइरस के नाम से, ये एनर्जी रिएक्टर जो है वो कनाडा के ही हेल्प से मिलता है साइरस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2010 में इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 2015 में आप देखोगे तो जो बाइलैटरल रिलेशनशिप था, ये बाइलैटरल रिलेशनशिप से कन्वर्ट होकर के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे आ जाता है। 2015 में इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में लाया जाता है। फिर आगे चल करके 2022 में अच्छे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को साइन करने की बात होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात होती है, लेकिन वो चीजें हॉल्ट हो जाती हैं क्योंकि 2023 से हम देखेंगे तो अब जो निज्जर का केस निकल के आया है, यहाँ से बेसिकली ये रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ अभी तक हमने इन बैकग्राउंड में इस पूरे टाइमलाइन को समझने की कोशिश करी है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आपका नोट्स बनाना हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, दैट व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ द रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। फर्स्ट, Canada's allegation about India's suspected involvement in the killing of Hardeep Singh Nijjar. तो इट्स नॉट प्रूवन, ये सबसे जरूरी बात समझने का ये है कि ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कनाडा जो है वो लगातार एलिगेशंस दे रहा है कि यहाँ पे भारत का इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ तक कि हम देखेंगे कि इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप प्रूफ तो करिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कनाडा's एलिगेशन अबाउट सस्पेक्टेड किलिंग। साथ ही साथ कनाडा का जो अप्रोच है ना खालिस्तानी सेपरेटिज्म को लेकर के, ये सेपरेटिज्म का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब खालिस्तानी सेपरेटिज्म को लेकर के कनाडा जो है बार बार, जहां पे खालिस्तान एक्चुअली क्या है, जो भारत के पंजाब है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं कि पंजाब को कार्व करके एक सेपरेट नेशन बनाना। इवन पाकिस्तान के पंजाब की भी वो बात करते हैं। तो ये तो सेपरेटिज्म है। और
ऐसी बातें जब खालिस्तानी मतलब सपोर्टर्स करते हैं तो वहां पर कनाडा में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इस तरीके से कह करके उन एक्टिविटीज को और ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कनाडा जो है वो बड़ा लीनियंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2021 जो कनाडा में हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिख पॉपुलेशन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। तो ये रेंज करता है 2 to 3%, ठीक है, रफली 2.1% है। लेकिन आप इसको फिगर्स में देखोगे तो अभी ये अप्रोक्सीमेटली 2024 के एंड में हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 3% वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि 2025 में कनाडा में चुनाव होने हैं और इकोनॉमिकली आप देखोगे तो कनाडा जो है वो धीरे धीरे मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इन्फ्लेशन जो है, ये चैलेंजेस जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और ट्रूडो इनसे लड़ने के बजाय एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि रादर देन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रूडो क्या कर रहे हैं कि लगातार जो है वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो मतलब कहीं ना कहीं एक अपना बेस बना सके। और साथ ही साथ में इनका जो कोएलिशन हुआ रहा है, ठीक है, जगमीत सिंह के साथ में, तो वो भी खालिस्तान समर्थन रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। 20 to 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरीके की गतिविधियां होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मीन्स में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट दिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो आप जैसे अपने सिटीजन्स को कंसीडर करते हो वैसे ही आपको फॉरेनर्स को भी रेस्पेक्ट देना है। यही प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी आता है, यानी कि इक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को ये प्रमोट करता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का भी वायलेशन हम देख रहे हैं। साथ ही साथ में 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे तब भी वहां पे कनाडा ने क्रिटिसाइज करा था। और 1998 में जब हम टेस्ट किए थे तो हम सक्सेसफुल नेशन बन गए थे और इसके बाद में इसका नाम बेसिकली ऑपरेशन शक्ति के नाम से रखा गया था, ठीक है। और वहीं पे फिर एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी जैसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। इवन कनाडा का अगर हिस्टोरिकली आपको एक और पॉइंट बताए तो कश्मीर को लेकर के कनाडा 1948 में ही कह रहा था कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। कश्मीर जो कि इंटीग्रल पार्ट है भारत का, उसको लेकर के भी कनाडा ने कहा कि भाई प्लेबिसाइट करवा दो, मतलब डायरेक्ट वोट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किए हैं इन मैटर्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये आपने देख लिया है, पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एस जयशंकर साहब का ऑफिशियली क्या कहना है। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट मेंशन करे हैं। व्हाट वी हैव सीन टू आवर रिग्रेट हैज बीन द डायरेक्शन ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स वेयर सेपरेटिस्ट मतलब वो खालिस्तानीज की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस मेनी ऑफ whom openly advocate violence have been given political space in that country। देखिए जयशंकर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि लगातार पन्नून जैसे हमने देखा है नाम, उन्होंने मतलब भारत के जो लीडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको मतलब लाइफ थ्रेट तक भी दिया है। और इस प्रकार से मतलब कनाडा बेफिक्र है वहां पर कि उनको इस बात पर या तो वो इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली या तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ पे साफ तौर पर एस जयशंकर साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट खालिस्तान मूवमेंट क्या है। इसको बेसिक हम अगर समझे तो खालिस्तान मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट जो है वो एक फाइट रहा है बेसिकली सेपरेट सॉवरिन सिख स्टेट का, सेपरेट सॉवरिन सिख स्टेट का, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे ऑफ पंजाब जो भारत और पाकिस्तान दोनों को लेकर के है ओवर द इयर्स। और अब ये ज्यादातर भारत के केस में है, ठीक है, पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा वाइप आउट हो रहा है लेकिन भारत के केस में ज्यादा है। और ये अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी मूवमेंट को जो है वो आगे चल करके इंदिरा गांधी जो भारत देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में और उसके बाद उनका निधन हो गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो उन्होंने कंडक्ट करा था। फिर आगे चल करके ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 88 में, तो इससे कहीं ना कहीं क्रश करने की कोशिश करी गई है। प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे रिलेटेड है तो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है, और ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी। हालांकि उसके बावजूद अभी भी सिंपैथी जो है, सहानुभूति जो है और जो सपोर्ट है वो अलग अलग सिख पॉपुलेशन से मिलता है जो बेसिकली सिख डायस्पोरा है कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर। और ये हम आगे अगर कंटिन्यू करें तो जस्टिन ट्रूडो हद कर दिए थे तब जब 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो भी मतलब वहां पे सपोर्ट दिखा रहे थे। तो अपने केस में जब कुछ भी होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के केस में वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वो डिसमेंटल कर सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट कुड बी द इंप्लीकेशंस ऑफ एन एस्केलेटिंग इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कितने मायने में नुकसान हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस अगर हम समझें तो इंडिया और कनाडा के ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमने देखा बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत के केस में ये फेवर है, ठीक है। इंडिया जो है वो सरप्लस है, मतलब हम इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कैनेडियन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट 75 बिलियन यूएस डॉलर्स का उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आप एफपीआई जब पढ़ते हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होता है, तो यहाँ पे कनाडा के जो पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भारत में इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत, हम स्टार्टिंग में ही बोले कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है इस वजह से। साथ ही साथ में जो नेगोशिएशंस चल रहा था ट्रेड एग्रीमेंट का, जो हमने देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, वो भी फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। और इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेस इनटू इंडिया, तो ये भी एक पॉइंट आता है, क्योंकि रेमिटेंसेस भारत में सबसे ज्यादा आता है। रेमिटेंसेस क्या है कि जो लोग भारतीय हैं, लेकिन मान लो कि कल को वो अमेरिका चले गए, अब यूएस से जो भी वो पैसे अर्न कर रहे हैं, जब वो अपने फैमिली को भारत वापस भेजते हैं तो वो करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होके मतलब आता है, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स बढ़ जाता है और इसलिए उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस है, 125 बिलियन के आसपास में बेसिकली ये है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड टाइज कनाडा के साथ में। तो ट्रेड टाइज जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, कुछ 2-4 एग्जांपल आप ध्यान रखिए, सारा नहीं याद रखना है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें से है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, ठीक है, पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, मतलब बेसिकली फार्मा आप प्रोडक्ट्स ध्यान रख सकते हो, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स। अब भारत इंपोर्ट क्या करता है कनाडा से, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट ये करते हैं तो इंपोर्ट की बात जब आती है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स, पर्ल्स, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, वेस्ट पेपर, ये सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी का आप देख सकते हो, ये इंपोर्ट करा जाता है। तो कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूज में है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है जो हम इंपोर्ट करते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आजकल जो आता है वो पेयर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस तरीके से आपको एलिमिनेशन में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ये इंडिया और कनाडा, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। दैट ये जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि कनाडा अकाउंट्स फॉर 0.56% ऑफ द टोटल एफडीआई। तो भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो स्टेबल भी माना जाता है, तो ये महज 0.56% का है। और इसी के साथ साथ में कनाडा जो है वो होम है टू 5.26% ऑफ ओवरसीज इंडियंस, मतलब जो ओवरसीज इंडियंस की बात हमने करी ओसीआई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी वाली मतलब बात यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पर हम देख लिया, और साथ ही साथ हर सेवेंथ इंडियन स्टूडेंट जो है वो कनाडा में ही जाता है, जो हमने ये भी फिगर देख लिया है। कनाडा जो है वो 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट है भारत में। तो ये कनाडा मतलब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फॉरेन जो टूरिस्ट अराइवल्स आते हैं तो वहां पर भी कनाडा का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। और बाइलैटरल ट्रेड जो है वो हमने देखा कि टाइनी है, लेकिन ये भारत के फेवर में है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 2022 में भारत जो है वो कनाडा का बेसिकली 9th लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। तो ये आप मतलब पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इंडो पैसिफिक के रीजन में, और 13th लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबली, ठीक है। तो ये इंडो पैसिफिक और ग्लोबली दोनों टर्म्स आपको ध्यान होना चाहिए। और 14th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। अब एक रिपोर्ट लाया गया, ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं, दैट थिंक टैंक है ये, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने पॉइंट आउट करा कि डिस्पाइट जो भी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ये फ्रिक्शंस रहे हैं इंडिया और कनाडा को लेकर के, लेकिन ट्रेड के कंटेक्स्ट में अभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेड जो है वो लार्जली मतलब प्राइवेट सेक्टर लेवल पे होता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनफ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, वो अभी नहीं हुआ है। तो ऑल्दो डिप्लोमेटिक टेंशंस जारी हैं, लेकिन अभी तक की बात हो रही है कि अभी तक ट्रेड जो है वो नॉर्मल है। तो ये थिंक टैंक का कोट कर सकते हो। रेमिटेंसेस की बात हमने यहाँ पे देख ली है, भारत जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, मतलब रेमिटेंसेस जो अब्रॉड से आते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो 2023 के हिसाब से इट इज $125 बिलियन, और कनाडा जो है वो टॉप 10 में आता है। मतलब भारत को सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं, अगर उसमें रेमिटेंसेस के केस में अगर हम देखें तो वहां पे कनाडा टॉप 10 में भी आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो।
और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ठीक है। तो आप इसको मतलब बिल्कुल मेंस में लिख सकते हैं। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से कनाडा 0.6% ऑफ टोटल इनवर्ड रेमिटेंसेस जो हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक के केस में अगर हम देखें तो आईसी इम्पैक्ट्स जो इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट और इकलौता कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है कैनेडियन नेटवर्क्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के द्वारा, ठीक है। और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और पोलर साइंस जो कनाडा का है उन्होंने स्टार्ट करा है प्रोग्राम कि वो आर्कटिक स्टडीज के बारे में। देखिए आर्कटिक जो है आज के समय में आप इसको ये मत समझिए कि नहीं सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा है, नहीं, धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरीके से रशिया, यूएस, इवन चाइना जो है वो धीरे धीरे उसको एक जोन ऑफ कंटेंशन बना रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज को लेकर के। तो वहां पर इंडिया और कनाडा जो है वो आर्कटिक वाले रीजन में, बिकॉज ज्योग्राफिकली इंडिया आर्कटिक के नजदीक नहीं है, लेकिन कनाडा के हेल्प से हम वहां पे भी मतलब एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आर्कटिक पे भारत का कौन सा रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन फील्ड में लाल बहादुर शास्त्री जी को डिवोटेड शास्त्री इंडिया कैनेडिया इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड इन 1968। तो ये इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है जिसको 1968 में लाया गया था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज कनाडा में लार्जेस्ट डायस्पोरा अगर हम देखें तो वो भारतीय हैं, जो कि हमने देख लिया है, ऑलमोस्ट 3% है, ठीक है। और 2.3 लाख जो है वो तो फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है कि जो बाहर जाते हैं उसमें से भारत का इतना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया और कनाडा जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। नाउ G7 की बात जब हम कर ले, G7 का सदस्य भारत नहीं है, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको मिला करके, जहां पे यूएस से कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज जूस GF, ठीक है। जैसे जापान, यू से यूएसए, यू से यूके, आई से इटली, सी से कनाडा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। ये आई, सी, इंडिया और चाइना नहीं है, ठीक है। इसीलिए G20 लाया गया आगे चल करके। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अटेंड करता रहा है समिट्स। पिछले हम कुछ सालों से देखें तो भारत का वर्चस्व इतना बढ़ा है कि इंडिया को भी इन्विटेशन दिया है और इंडिया जो है वो वहां पर अटेंड भी करता आया है। तो यहाँ ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा तो है, लेकिन अब क्या भारत रिलेशंस खराब है तो क्या इंडिया G7 के समिट्स को स्किप कर देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, यहाँ पे भी कनाडा जो है वो हिस्सा है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से यूएस से यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। तो ये दोनों जो है वो आप कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज का कंप्लीटली आप डोमिनेंस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर काउंटर करने के लिए भारत भी क्वाड का मेंबर है। क्वाड में हम देखेंगे तो यूएस से जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन अभी तक जैसा कि हम बताए कि फाइव आइज अलायंस ने कंप्लीटली कहा है कि इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट है उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में भी चीजें रही हैं, ठीक है। तो ये जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख लीजिएगा, और मेंस में अब लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई ये अगर जो डिप्लोमेटिक रो चल रहा है तो भारत और कनाडा को करना क्या चाहिए। अब टेंशन तो है, लेकिन उस टेंशन को सुधारना कैसे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि देखिए भारत के हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रहे हैं इश्यूज, लेकिन उन चीजों को भारत ने रिजॉल्व किया है स्मार्टली। जैसे इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ रहा है यूएस के साथ ऑन द देवयानी खोब्रागेट इशू, ठीक है, अमेरिका के साथ में। फिर हम यहाँ देखेंगे इटली के साथ में, तो यहाँ पे जो इटालियन मरीन इशू रहा है उसको लेकर के, नॉर्वे के साथ में चाइल्ड सर्विसेज इशू, और डेनमार्क के साथ में एक्स्ट्राडिशन ऑफ द पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप अक्यूज्ड। हालांकि आप अभी जो रिसेंट में इंडिया कनाडा का टेंशन है ये शायद वे अहेड है उससे, लेकिन रिजॉल्व तो करना होगा, ठीक है। तो अब ट्रूडो को भी पता है कि भारत के बगैर, क्योंकि आज के समय में इंडिया का बहुत डोमिनेंस है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ हम कह रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया का आपको ध्यान रखना है कि हम लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि किस तरीके से इंडिया जो है वो, हम कोविड जब आया तो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
हमने मालदीव्स जो इंडिया आउट कैंपेन कर रहे थे उनके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। किस तरीके से इंडिया ने मालदीव्स में भी हेल्प करी है, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी की वॉइस को वो रेज करता है। तो ट्रूडो को ये पता है कि जो इंडो पैसिफिक का स्ट्रैटेजी है, ये जो इंडो पैसिफिक का जो स्ट्रैटेजी है, ये भारत के बगैर तो संभव नहीं है। दोनों ही कंट्रीज को इसलिए कहीं ना कहीं मतलब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वो बचाने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। चाइना का जो राइज है उसको बैलेंस करने की कोशिश अगर कनाडा चाहता है तो भारत के बगैर नहीं हो सकता है। साथ ही कोऑपरेटिंग ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज के समय ये बहुत बड़ी चीज है। ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, कोविड ने बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करा है। मिसयूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रेगुलेटिंग एआई, तो कहीं ना कहीं जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं आज के समय में एआई जो है उसका मिसयूज जो है वो भी बहुत बड़ा एक थ्रेट होता जा रहा है। तो कंट्रीज को ग्लोबली यहाँ पर एक साथ मिल करके काम करना होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारे इश्यूज पे, क्लाइमेट चेंज की भी जब हम बात कर लेते हैं, किसी एक के करने से नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीटली सबको जुड़ के काम करना होगा। तो ये सभी अगर हम अलायंसेस की बात कर लें तो ये दोनों को मिलके काम करना होगा। तो यहाँ पे ट्रूडो को ये फिलॉसफी तो पता है, लेकिन एज वी डिस्कस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो शायद इन बातों को फिलहाल के लिए वो इग्नोर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे देखिए बात होनी चाहिए, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इसको पीसफुली सुलझाया जा सके। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी मुद्दे रहे हैं वहां पे ट्रांसपेरेंसी भारत अगर दिखा रहे तो कनाडा सिर्फ बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको वो अगर लगता है तो वहां पर वो हेल्प देख सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज एज वी डिस्कस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है, भारत ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा वापस भेज दिया और खुद के हाई कमिश्नर्स को भी वापस बुला लिया। साथ ही किस तरीके से कनाडा जो है वो लगातार एलिगेशंस लगा रहा है डिप्लोमेट्स के ऊपर, भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है ऑफ वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961, क्योंकि इनको तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करा जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे मिस ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर के ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से इंडिया और कनाडा का जो भी पॉइंट रहा है वो डिटेल में कवर हुआ है। फिर भी कुछ आपको लगता है कि और भी पॉइंट हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको हेल्प लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और बाकी ये IR के सीरीज को पसंद करिएगा, तो हम बाकी लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।